अगला टॉपिक है बिजनेस में मानव संसाधन प्रबंधन HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो उत्पादन के सभी साधन मानव, माल, मशीन, धन आदि को दो भागों में बांटा जा सकता है, सक्रिय और निष्क्रिय। ठीक है, इनमें से मनुष्य एक सक्रिय साधन है, बाकी साधन है निष्क्रिय। सक्रिय साधन में मानव को शामिल किया जाता है, जबकि माल, मशीन और धन उत्पादन के निष्क्रिय साधन हैं। एक संस्था में निष्क्रिय साधन अर्थात माल, मशीन और धन कितनी प्रचुर मात्रा में क्यों न हो, ये उस समय तक बेकार हैं जब तक इनका उचित उपयोग न किया जाए। इनका उचित उपयोग उत्पादन के सक्रिय साधन अर्थात मानव द्वारा ही किया जा सकता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि ऐसा मानवीय साधन उपलब्ध किया जाए जो पूर्णतः कुशल हो। कुशल मानवीय साधन उपलब्ध करने का काम मानव संसाधन प्रबंधन का है। इस काम को करने के लिए बड़ी संस्थाओं में मानव संसाधन विभाग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट HRD स्थापित किया जाता है। यह विभाग मानव संसाधन प्रबंधक की देखरेख में काम करता है। ठीक है, अब इसका मीनिंग मानव संसाधन प्रबंधन का अर्थ है। मानव संसाधन प्रबंधन का अभिप्राय प्रबंधन की उस शाखा से है जो कर्मचारियों की भर्ती, चयन, विकास और उनको सर्वोत्तम उपयोग से संबंधित है। मानव संसाधन प्रबंधन प्रत्येक कर्मचारी का व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिकतम योगदान सुनिश्चित करता है। फ्रेंच कैंडेल के अनुसार मानव संसाधन प्रबंधन में मानव संसाधनों की भर्ती, चयन, विकास, उपयोग, क्षतिपूर्ति और अभिप्रेरणा को शामिल किया जाता है। अब मानव संसाधन प्रबंधन का विकास कि इसका विकास कैसे हुआ। फर्स्ट है श्रम कल्याण चरण। पहले व्यवसाय छोटे पैमाने पर था, उस समय श्रम संघों की स्थापना का दौर चला। ठीक है, ट्रेड यूनियन का दौर चला। इसके प्रभाव से एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस हुई जो मालिकों और श्रमिकों के मध्य संपर्क स्थापित कर सके। यह काम करने के लिए श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की जाने लगी। इसकी भूमिका कर्मचारियों को न्यूनतम कल्याण सुविधाएं उपलब्ध करवाने तक सीमित थी। सेकंड, सेवी वर्गीय प्रबंध चरण। व्यवसाय का पैमाना बढ़ने से कारखाना पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, कारखाने पहले अकेले व्यक्ति करते थे व्यवसाय, इसके बाद कारखाने का प्रादुर्भाव हुआ। एक छत के नीचे हजारों लोगों को रोजगार मिलने लगा, जिससे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस हुई जिसका कार्य एक संगठन में कर्मचारी उपलब्ध करवाना हो। इस विचारधारा से पहले सेवी वर्गीय अधिकारी और बाद में सेवी वर्गीय प्रबंधक की नियुक्ति की जाने लगी। इनकी भूमिका भर्ती, चयन और लोगों को काम पर लगाने तक सीमित थी। फिर मानव संसाधन प्रबंधन चरण। व्यवसाय का पैमाना और बढ़ा और तेजी से तकनीकी विकास होने लगे। ऐसे वातावरण में कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, उनको ट्रेनिंग और उनके डेवलपमेंट की आवश्यकता महसूस हुई। मानव संसाधन को संगठन का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाने लगा और महसूस किया गया कि इसका विकास किया जा सकता है। इस विचारधारा से सेवी वर्गीय प्रबंधन का स्थान मानव संसाधन प्रबंधक ने ले लिया। इसका काम लोगों का प्रभावी प्रबंध करना ताकि वे लंबे समय तक संगठन में बने रहें। अब नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंधन के एक भाग के रूप में। स्टाफिंग जो काम है वो मानव संसाधन प्रबंधन के एक भाग के रूप में कैसे है। तो मानव संसाधन प्रबंधन का क्षेत्र नियुक्तिकरण की अपेक्षा विस्तृत है। इसमें नियुक्तिकरण तो है ही है, साथ में इनके रिकॉर्ड करना, कर्मचारी नीतियाँ तैयार करना, कर्मचारी अनुसंधान करना, विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना आदि को शामिल किया जाता है। अतः नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंधन का एक भाग है, न कि पूर्ण मानव संसाधन प्रबंधन। तो मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में निम्नलिखित 8 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है भर्ती। मानव संसाधन प्रबंधन का पहला कार्य संस्था में कर्मचारियों की आवश्यकता का पता लगाना और कर्मचारियों को प्राप्त करने की व्यवस्था करना है। इस दायित्व को पूरा करने के लिए वे भर्ती, चयन, कार्य पर लगाना, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि अनेक कार्य करता है। सेकेंड है विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करना। मानव संसाधन प्रबंधक कुछ ऐसी सेवाएं प्रदान करता है जिनके लिए विशेष ज्ञान की जरूरत होती है, जैसे जॉब इवैल्यूएशन, कार्य मूल्यांकन, निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल और श्रमिक संघों में सौदेबाजी आदि।
तीसरा, क्षतिपूर्ति और प्रोत्साहन योजनाओं का विकास करना। कर्मचारियों के संबंध में तैयार की गई नीतियों में सुधार के उद्देश्य से यह समय समय पर अनुसंधान कार्य करता है। अपने अनुसंधान के आधार पर वह उच्च स्तरीय प्रबंधकों, मानव संसाधन प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में नई तकनीकों की जानकारी देता है। फिर शिकायतों का निवारण करना। मानव संसाधन प्रबंधकों संस्था में स्वामी और कर्मचारियों के मध्य मधुर समझ स्थापित करना होता है। ऐसा करने के लिए वह दोनों पक्षों की अपेक्षाओं को एक दूसरे को बताता है। वह समय समय पर उत्पन्न हुए विवादों में मध्यस्थ का काम करता है। सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारियों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना। मानव संसाधन प्रबंधक का दायित्व कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु नीतियां तैयार करना है। कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं के लिए नीतियां तैयार की जाती हैं, जैसे भर्ती नीति, चयन नीति, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति नीति आदि। ये नीतियां तैयार करते समय मानव संसाधन प्रबंधक संस्था और कर्मचारी दोनों के हितों को ध्यान में रखता है और इन नीतियों को लगातार लागू करना सुनिश्चित करता है। कानूनी पेचों से कंपनी की सुरक्षा करना। भारतवर्ष में कर्मचारियों से संबंधित अनेक अधिनियम बनाए गए हैं, जैसे कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम आदि। इन अधिनियमों के प्रावधानों में संस्था में लागू करना मानव संसाधन प्रबंधक का ही उत्तरदायित्व है। फिर है कर्मचारियों के बारे में रिकॉर्ड रखना, कर्मचारी अभिलेख रखना। मानव संसाधन प्रबंधक संस्था में काम करने वाले सभी व्यक्तियों के भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण, कार्यश्रमिक आदि के अभिलेख रखता है। इन अभिलेखों को भविष्य में संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जाता है। और लास्ट है संगठन ढांचे में सुधार करना। तो मानव संसाधन प्रबंधक संस्था के संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा करके इसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अपने सुझाव देता है। ठीक है, उसके बाद है नियुक्तिकरण प्रक्रिया। तो नियुक्तिकरण प्रक्रिया नियुक्तिकरण कार्य का क्षेत्र अथवा इसमें शामिल विभिन्न कार्य अथवा इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित विभिन्न चरणों को निम्न शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है। कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण, भर्ती, चयन, कार्य पर लगाना, कार्य पर बनाए रखना, प्रशिक्षण, प्रगति मूल्यांकन, पदोन्नति, स्थानांतरण और कार्य से अलग करना। तो सबसे पहले कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण। तो सबसे पहले नियुक्तिकरण के प्रथम चरण पर कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण किया जाता है या ये सुनिश्चित किया जाता है कि संगठन में ठीक समय और स्थान पर पर्याप्त मात्रा में योग्य कर्मचारी उपलब्ध हों। आवश्यक व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण करते समय आंतरिक पदोन्नति, अवकाश ग्रहण, नौकरी छोड़ने और पदमुक्ति आदि संभावना को भी ध्यान में रखा जाता है। इस चरण पर यह भी निश्चित किया जाता है कि चयन किए जाने वाले कर्मचारियों में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले सभी विभागों में कर्मचारियों के आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। सेकंड है भर्ती। तो ये पता लगाने के बाद एक बार मानव शक्ति की आवश्यकता का निर्धारण हो जाने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत भावी कर्मचारियों के विभिन्न स्रोतों की खोज करना और उन्हें संस्था में प्रार्थना पत्र भेजने हेतु प्रोत्साहित करना शामिल है। अन्य शब्दों में भर्ती का अभिप्राय विभिन्न पदों को भरने के लिए कर्मचारियों को उपलब्ध कराना है। कर्मचारियों की भर्ती के दो स्रोत हैं, आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आंतरिक स्रोत कौन कौन से हैं और बाहरी स्रोत कौन कौन से हैं। तीसरा चयन। अब भर्ती में एप्लीकेशन मंगाई, ठीक है। अब वो जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगी उनमें से योग्य व्यक्तियों का चुनाव करना चयन कहलाता है। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक प्रार्थियों में से योग्य प्रार्थियों को कार्य के लिए चुना जाता है। यहाँ पर विशेष रूप से ये ध्यान रखना जरूरी है कि प्रार्थी की कुशलता और कार्य की प्रकृति में समानता हो। ये समानता जितनी अधिक होगी परिणाम उतने अच्छे होंगे और समानता में कमी होने पर संस्था की प्रशिक्षण संबंधी लागतें बढ़ जाएंगी और साधनों का अपव्यय होगा। अतः स्पष्ट है कि किसी विशेष कार्य के लिए जिस प्रकार के गुणों वाले व्यक्तियों की आवश्यकता हो वहाँ पर वैसे ही गुणों वाले व्यक्तियों को लगाना चाहिए। ऐसा करने पर संस्था की लागतें कम होंगी और उत्पादन अधिक और अच्छी किस्म का
होगा। ठीक है, ये हो गया चयन। उसके बाद अगला पॉइंट है कार्य पर लगाना। कर्मचारी का चयन कर लेने पर उसे अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात कर्मचारी संबंधित विभाग के अधिकारी को इस आशय की रिपोर्ट देता है कि वह उस संस्था में कार्य करने के लिए तैयार है। ऐसा करने पर वह संस्था का कर्मचारी माने जाने लगा है। अब विभागीय अधिकारी को ये कर्तव्य है कि उसे ऐसे कार्य पर लगाए जहाँ पर उसकी कुशलता का पूरा उपयोग किया जा सके। वैसे तो ये पहले से निर्धारित होता है कि उसे किस काम के लिए चुना गया है, लेकिन फिर भी विभागीय अधिकारी को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे कोई गलत काम में न सौंपा जाए। ठीक है, उसके बाद उसको अपॉइंटमेंट लेटर ले दिया। उसके बाद कार्य पर बनाए रखना, क्योंकि कर्मचारी का चयन करना अपने आप में एक बहुत लंबी और महंगी प्रक्रिया है। इसलिए यह आवश्यक है कि जिन कर्मचारियों को संस्था में नियुक्त किया गया है उन्हें एक लंबे समय तक कार्य पर रखा जाए, अर्थात ऐसे प्रयत्न किए जाएं जिनसे कर्मचारी संस्था को शीघ्र छोड़कर न जाए। कर्मचारियों को लंबे समय तक संस्था में बनाए रखने के लिए उचित पारिश्रमिक का भुगतान करना चाहिए, श्रम संबंध अच्छे होने चाहिए और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रशिक्षण। तो कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया का अगला कदम कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है, उनको ट्रेनिंग देना है ताकि उनकी कुशलता में वृद्धि की जा सके। प्रशिक्षण का लाभ कर्मचारी और संस्था दोनों को प्राप्त होता है। प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि होती है, जिससे उनका भविष्य उज्ज्वल बनता है। प्रशिक्षण कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके कारण वे अधिक संतुष्ट रहते हैं। संस्था को उत्पादन लागत में कमी, मशीनों और उपकरणों का उत्तम रखरखाव, दुर्घटनाओं में कमी, किस्म सुधार आदि के रूप में प्रशिक्षण से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। अतः कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया में इस अंग का विशेष महत्व है। ठीक है, फिर है प्रगति मूल्यांकन। संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए केवल कर्मचारियों का चयन करना और उन्हें प्रशिक्षित कर देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी वास्तविक कार्य प्रगति का मूल्यांकन भी बहुत जरूरी है। इस चरण में ये देखा जाता है कि कौन कर्मचारी कितना योग्य है। उसकी योग्यता की जांच करने के लिए उसे सौंपे गए कार्य और वास्तविक कार्य निष्पादन की तुलना की जाती है। यदि परिणाम प्रतिकूल प्राप्त हों तो कर्मचारी को पुनः प्रशिक्षण देकर परिणामों को अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है। यदि प्रशिक्षण द्वारा भी अनुकूल परिणाम प्राप्त होना संभव न हो तो कर्मचारी की बदली किसी अन्य कार्य पर कर दी जाती है। फिर है पदोन्नति। पदोन्नति वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कर्मचारी को अच्छा वेतन, अच्छा स्तर, अच्छे अवसर, अधिक प्रतिष्ठा, अच्छा कार्य वातावरण, अधिक उत्तरदायित्व और अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। पदोन्नति का आधार सामान्यतः कर्मचारी का संगठन के प्रति लगाव, अनुशासन, कार्यकुशलता आदि होते हैं। अतः कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया में पदोन्नति के अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी योग्यता के आधार पर संस्था में उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता है। अगला स्थानांतरण। तो स्थानांतरण में क्या होता है, एक ऐसी ब्रांच जहाँ पर ज़्यादा व्यक्ति हैं वहाँ से कम जहाँ पर व्यक्ति हैं वहाँ पर उसके स्थानांतरण किया जाता है। कर्मचारी नियुक्ति के अंतर्गत ही कर्मचारियों की आवश्यकता एक विभाग से दूसरे विभाग या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करके उनकी कार्यकुशलता का अधिकतम उपयोग संभव बनाया जाता है। कार्य से अलग करना। कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया के अंतिम चरण के रूप में कर्मचारियों को उनके कार्य से अलग करना आता है। कर्मचारियों को कार्य से अलग करने की मुख्य विधियाँ निम्नलिखित हैं। सबसे पहले सेवानिवृत्ति, उनको रिटायरमेंट दी जाएगी। एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने पर कर्मचारी को कार्य से अलग करना सेवानिवृत्ति कहलाता है। सेवा समाप्ति, टर्मिनेशन। कार्य असंतोषजनक होने पर और समय समय पर चेतावनी देने पर भी सुधार की संभावना दिखाई न देने पर कर्मचारी की सेवा समाप्त की जा सकती है। और लास्ट है छठवीं। तो इसमें किसी कर्मचारी को कार्य से आर्थिक कठिनाइयों के कारण स्थायी तौर पर हटा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त आधुनिकीकरण भी छंटनी का कारण हो सकता है। इस प्रकार कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया में कर्मचारियों की आवश्यकता के निर्धारण से लेकर उन्हें कार्य से अलग करने तक अनेक चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है।